हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आ गए हम लोग अपने लीनियर अलजेब्रा के सेकेंड वीडियो में। पहले वीडियो में मैंने ये बताया कि लीनियर अलजेब्रा कैसे इंपॉर्टेंट और इसका क्या नीड पड़ा और हम लोग इसमें क्या सीखने वाले हैं। लीनियर अलजेब्रा को स्टार्ट करने से पहले एक दो चैप्टर्स आपको बेसिक सीखना होगा, उसके बाद जाके आप लीनियर अलजेब्रा को समझ सकते हो। अदरवाइज आपको लीनियर अलजेब्रा समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं वेक्टर। वेक्टर के बारे में आप बहुत पहले से वाकिफ हो। क्लास 11 12 में जो आपने मैथ्स में पढ़ा, फिजिक्स में पढ़ा, वो वेक्टर ही यहाँ पे यूज होगा। पर उसको दिखाने का तरीका हम लोग थोड़ा सा बदलने की कोशिश करेंगे। पहले जिस प्रकार से हम वेक्टर को दिखाया करते थे और अब जो दिखाने का तरीका होगा उसमें थोड़ा सा अंतर होगा, और बल्कि उसका मीनिंग जो है वो हमेशा सेम ही रहेगा। पर हाँ, दिखाने का जो तरीका है, जो सीक्वेंस है, वो डिफरेंट होगा। तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर आपने क्लास 11 12 के मैथ साइंस को थोड़ा ढंग से नहीं पढ़ा है तो बीएससी के क्लासेस में आपको दिक्कत आने वाली है। तो आई होप आपने उसे ढंग से पढ़ा होगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली डील करने वाले हैं वेक्टर के बारे में। सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। दूसरा, फिजिक्स में वेक्टर का यूज देखेंगे। तीसरा, वेक्टर इन आरएन। आरएन होता है कि पता चलेगा आरएन क्या होता है। उसके बाद कॉलम वेक्टर, उसके बाद वेक्टर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को एक और नाम बोला जाता है इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट भी आप इसको बोल सकते हो। इसको एक चीज और बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आज हम लोग इन सब टॉपिक्स के बारे में चर्चा करें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहला जो चीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखिए, बेसिकली हमको पढ़ना वेक्टर, और वेक्टर के बारे में आपको पहले से बहुत ज्यादा नॉलेज है। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि मान लेते हैं कि ये आपका एक्स और ये वाई है और ये आपका कुछ जेड है, और यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और ये ओरिजिन है। ओरिजिन से उस पॉइंट मान लेते हैं पी को जोड़ने वाला जो एक लाइन होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। और इस पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, एक्स आई कैप, मतलब आई एक्स के डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, प्लस वाई जे कैप वाई के डायरेक्शन में, और जेड के कैप। आप इस बात को बेहतरीन ढंग से जानते हो। तो बेसिकली एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है। अगर मैं लिखूं वेक्टर, तो बेसिकली वेक्टर को दो तरीके से आप समझ सकते हो। पहला तरीका जो होता है वो होता है बाय नंबर्स। बाय नंबर्स। बाय नंबर्स का क्या मतलब है वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। यही चीज जो ये आप बोलोगे यार वेक्टर तो हम जानते हैं, ये क्या बाय नंबर और बाय क्या, तो यही जो दिखाने का जो अलग अलग तरीका है ना, उसी को हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं, और ये कैसे आगे हेल्पफुल होगा ये आपको पता चलेगा। और दूसरा जो आप पढ़ते हो इन फिजिक्स, फिजिक्स में जो आप पढ़ते हो, ये बेसिकली कहो तो नंबर से यानी कि मैथ में दिखाने का ये एक तरीका हो सकता है। और फिजिक्स में बेसिकली आप वेक्टर से क्या समझते हो कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और प्लस डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होता है। और इसको दिखाने का तरीका क्या है, किसी के ऊपर ए वेक्टर लगाते हैं, या फिर अगर इसको हम लोग बोल्ड तरीके से दिखा दें तो ये भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और इसके मैग्नीट्यूड को कैसे दिखाया जाता है, ए वेक्टर का मॉड लगाते हैं तो इसका क्या दिखता है, मैग्नीट्यूड। या फिर आप छोटे से ए को लिख लो या फिर बिना एरो का लिख लो, ये भी किसको दिखाएगा, ये आपको मैग्नीट्यूड को दिखाएगा। ये आपको किसको दिखाएगा, मैग्नीट्यूड को दिखाएगा। और ये एरो किसको दिखाएगा, ये दिखाएगा आपको डायरेक्शन को। ये किसको दिखाएगा, डायरेक्शन को। तो बेसिकली आप फिजिक्स में इस चीज को समझते हो, और फिजिक्स में आपने वेक्टर्स को पढ़ा भी है। बाय नंबर से क्या मतलब है वो आपको धीरे धीरे अभी क्लियर होगा, डोंट वरी। ठीक है। अब देखिए, ये जो दो चीज आप देख रहे हो, फिजिक्स में आप 11th में पढ़ चुके हो वेक्टर, वो सब कुछ यहाँ यूज होगा। और बाय नंबर जो हम लोग आज सीखने वाले हैं कि वेक्टर को कैसे आप बाय नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक तो फिजिक्स में रिप्रेजेंटेशन, इसको आप लोग कह सकते हैं कि ये बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन एक नंबर के द्वारा आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, और दूसरा जो फिजिक्स में आप जनरली जानते हो उससे रिप्रेजेंट कर सकते हो।
यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए, ये जो इन फिजिक्स है और बाय नंबर है, आपको इतना बात तो पता होगा ना कि बेसिकली जो नंबर होता है मैथ्स में बेसिकली जो नंबर्स होता है, अगर नंबर बोला है तो नंबर का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर बेसिकली कितना होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है रियल नंबर जिसके बारे में आप पढ़ते हो किस में, रियल एनालिसिस में। और एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके बारे में आप पूरे अच्छे से पढ़ते हो ग्रेजुएशन में, जो कि है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। समझ रहे हो ना, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। आपको बेसिकली थोड़ा थोड़ा रियल नंबर के बारे में पता होगा और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पता होगा। क्यों? क्योंकि क्लास 11 के मैथ में रियल नंबर भी है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, इतना बात आपको पता होगा। ठीक है, तो अब देखिए, आपको पता है कि अगर एक वेक्टर होता है आर वेक्टर जिसका कोऑर्डिनेट का एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, आपको पता है यहाँ पे जो एक्स है, वाई है और जेड है, ये इस वेक्टर का क्या है, कॉम्पोनेंट्स है। ये इस वेक्टर का क्या है, कॉम्पोनेंट्स है। आप इसको बोलोगे ये इसका क्या है, एक्स कॉम्पोनेंट। आप फिजिक्स में ये सब चीज जानते हो इसलिए मैं थोड़ा तेजी से बता रहा हूँ। ये क्या है, y कंपोनेंट, और ये क्या है आपको, z कंपोनेंट। तो ये बेसिकली एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड बेसिकली इस आर वेक्टर का कंपोनेंट है। और बताइए ये आर वेक्टर अभी कहाँ पे है, ये आर वेक्टर 3D में है। आपको लीनियर अलजेब्रा के पहले मतलब लेक्चर में जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया वहां पे मैंने बताया कैसे हम लोग 3D से n डायमेंशन में जाएंगे। और बेसिकली हम लोग जो अभी मैं टेंसर एनालिसिस पढ़ा रहा हूँ इसी चैनल पे, आप उसमें मैंने बताया है, जिन्होंने वो वीडियो देखा होगा मेरा टेंसर एनालिसिस का उन्हें पता होगा कि इसी वेक्टर के जनरलाइजेशन को हम लोग ही टेंसर कहते हैं। अभी जो ये वेक्टर डिफाइन है कहाँ पे, 3 डायमेंशन में, यानी कि सिर्फ एक्स वाई और जेड में है। हम लोग इसको n डायमेंशन तक लेके जा सकते हैं, उसका अभी टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। ये सब बेसिकली क्या है, वेक्टर का कंपोनेंट है। और बताइए ये कंपोनेंट क्या होगा, ये कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका स्केलर बोलते हैं ना। क्या हुआ, ये कंपोनेंट्स आपका क्या है, स्केलर है। मैथ्स में इसी कंपोनेंट को एक और नाम दिया जाता है, एलिमेंट्स भी नाम दिया जाता है, एलिमेंट्स ऑफ दिस वेक्टर। इस वेक्टर का क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इसका बेसिकली क्या है, एलिमेंट है। अब मेरा सवाल आपसे देखिए क्या है, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि ये जो कंपोनेंट्स है वो क्या है, व्हाट आर दीज कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट क्या है, तो आपका जो कंपोनेंट क्या है, ये एक नंबर है, आप ये बोलोगे। चलिए देखिए नंबर वर्ड है, अब देखिए नंबर से दो बात हो सकता है, ये जो कंपोनेंट है आपका या तो रियल नंबर हो सकता है या तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। ये बात आपके समझ में आ रही है ना। जो आप आर वेक्टर में ये जो एक्स वाई और जेड लेते हो या फिर जितना भी कंपोनेंट लेते हो वो क्या हो सकता है, या तो रियल नंबर हो सकता है नहीं तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। रियल नंबर के सेट को हम लोग आर से दिखाते हैं, रियल नंबर के सेट को जो है हम लोग आर से दिखाते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को जो है हम लोग सी से दिखाते हैं। अब अलग अलग बुक अलग अलग रिप्रेजेंटेशन करता है, उससे आपको कोई मतलब, आपको समझने से मतलब है। इसको हम लोग सी से दिखाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को। तो बेसिकली क्लास 11 और 12 तक आप लोगों ने जो पढ़ा होगा वो बेसिकली पढ़ा होगा रियल नंबर की, जो एक वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है वो कहाँ किसके सेट से लिया जाता है, वो लिया जाता है रियल नंबर के सेट से। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर आप लोग बात करें तो लिखते हो ना, आर वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। तो ये 2 3 -2 ये क्या है, ये सब आपका रियल नंबर है। तो जो इस ये वेक्टर है या जो भी वेक्टर आप दिखाते हो वो वेक्टर का कंपोनेंट कहाँ से लिया जाता है, रियल नंबर से लिया जाता है। ये बात आप क्लास 11th में पढ़ते हो। हम लोग लिख सकते हैं कि आवर हाई स्कूल इन आवर हाई स्कूल वी नो दैट द कंपोनेंट। अब देखिए कंपोनेंट लिख दिया तो कंपोनेंट के बदले हम लोग एलिमेंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि कंपोनेंट को एलिमेंट कहा जाता है, स्केलर भी कहा जाता है, स्केलर भी लिख सकते हैं।
इन आवर हाई स्कूल वी नो दैट द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है आर टेकन कहाँ से लिया जाता है, रियली नंबर के सेट से लिया जाता है। देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार 11 12 के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको आनी चाहिए। सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। तो ये क्या है, एक रियल नंबर का सेट है ना, इसी में से ना आप कुछ कुछ नंबर चूज करते हो और इसको असाइन कर देते हो। हाँ चलो 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, -5 ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, वाई लेते हैं, जहाँ पे एक्स वाई क्या है रियल नंबर, ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। आर टेकन फ्रॉम दी टेकन फ्रॉम दी सेट ऑफ रियल नंबर के क्या होता है, सेट से लिया जाता है। ये बात बेसिकली आपको पता है। बात समझ में आ रही है ना। ये आप क्लास 11th और क्लास 12th के जो वेक्टर मैथ्स में भी और 11th में जो फिजिक्स में भी है, वहां पे जो आप कंपोनेंट एक वेक्टर का लिखते हो, वो कंपोनेंट कहाँ से लिया जाता है, वो कंपोनेंट बेसिकली लिया जाता है रियल नंबर से। अब बताइए अगर ये कंपोनेंट नंबर को दर्शाता है तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। और हम लोग अपने आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, दोनों से रियल नंबर का भी स्टडी करेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर लेके भी देखेंगे। तो देखिए कैसे आप क्लास 11 तक में सिर्फ रियल नंबर तक जानते हो, लेकिन आपने वहां पे ये चीज नहीं सोचा यार, जब पहला तो आपने ये क्वेश्चन तक नहीं सोचा होगा कि आखिर वेक्टर का कंपोनेंट है क्या, नंबर है। तो उसके बाद आपके दिमाग में जबकि क्लास 11th में आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते होंगे तो आपके दिमाग में ये कभी सवाल नहीं आया होगा ना कि इसका कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों नहीं लिया, आया भी सवाल नहीं और पढ़ना भी नहीं है। तो बेसिकली बीएससी में ये सब चीजें पढ़नी है। तो बेसिकली आपको यहाँ से ये क्लियर होता है कि एक वेक्टर जो है कंपोनेंट और डायरेक्शन यानी कि मैग्नीट्यूड, इसको मैग्नीट्यूड भी कहो, सॉरी मैग्नीट्यूड डायरेक्ट नहीं कह सकते हो, कंपोनेंट और उसके अलोंग डायरेक्शन से मिलके बना हुआ होता है। ये आई जे के क्या है, ये यूनिट वेक्टर है एक्स वाई और जेड के अलोंग। ये अभी किस में डिफाइन है, ये अभी हम लोग जो है 3D में डिफाइन कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो बेसिकली हम लोग यहाँ से क्या देखे, हम लोगों ने देखा कि जो हमारा वेक्टर होगा उस वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा वो दो जगह से आ सकता है, रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर से। अब देखिए एक सवाल तो आपके दिमाग में ये भी उठ सकता है ना कि सर जरूरी थोड़ी है रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, सर दोनों को मिला के आ जाएगा तो। जी हाँ ये भी हो सकता है, कुछ भी नंबर है कुछ भी हो सकता है। तो जी हाँ, द द component the components of a vector can also be taken from a different set of numbers, different set of numbers लिया जाता है, not real and complex। डिफरेंट सेट ऑफ नंबर्स के लिया जा सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे क्या रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों को मिला के भी लिया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं ऐसा लिखूं कि आर बराबर एक्स आई कैप तो लिख दिए, प्लस वाई के जगह आपने लिख दिया ए प्लस आई बी जे कैप, तो रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर मिला के भी लिया जा सकता है। तो मान लेते हैं कोई डिफरेंट सेट, कुछ मान लेते हैं के सेट से लिया गया, उससे कोई मतलब नहीं है। तो बेसिकली आप समझ रहे हो कि कंपोनेंट एक नंबर होता है और नंबर दो हो सकता है, रियल और कॉम्प्लेक्स। तो कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है दो का, या तो ये अकेले आए या तो ये अकेले आए या तो दोनों साथ में आए। तो आपने यहाँ से क्या सीखा कि एक वेक्टर, अभी देखिए अभी हम लोग 3 डायमेंशन में फिक्स है, अभी 3D की बात कर रहे हैं। 3D में 3 कंपोनेंट, तीनों कंपोनेंट कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है और दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अब देखिए जब हम लोग कंपोनेंट के बारे में इतना पूरा जान गए हैं तो हम लोग ये भी तो कह सकते हैं भाई हम लोग 3 डायमेंशन तक ही क्यों फिक्स रखें, हम लोग n डायमेंशन में लेके जाएंगे। तो वेक्टर के साथ बेसिकली आप दो चीज कर सकते हो, एक तो उसका कंपोनेंट का सिलेक्शन, एक उसके डायमेंशन का सिलेक्शन। मतलब आप उसके कंपोनेंट को दो कोई भी नंबर असाइन कर सकते हो और उसको डायमेंशन को कोई भी नंबर तक लेके जा सकते हो। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि एक वेक्टर के साथ आप दो चीज कर सकते हो, यू कैन परफॉर्म, और यही हम लोग इसमें करने वाले हैं। हम लोग एक बार नंबर को चेंज करेंगे, अब एक बार डायमेंशन को चेंज करेंगे और देखेंगे क्या क्या होता है। यू कैन परफॉर्म टू थिंग्स विथ अ पर्टिकुलर वेक्टर।
एक खास वेक्टर के लिए फिर दूसरा वेक्टर लोगे तो उसके अकॉर्डिंग अपना मन है जो कर लो विथ अ पर्टिकुलर वेक्टर। पहला चीज क्या कर सकते हो आप, एनी सेट ऑफ numbers, any set of numbers can be taken as component। या तो आप क्या करो कि कोई भी नंबर को एक बार बदलो, जैसे 3 डायमेंशन में फिक्स कर दिया, एक बार रियल नंबर ले लिया, एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, एक बार दोनों का कॉम्बिनेशन ले लिया, तो देखिए डायमेंशन फिक्स है और आपने नंबर को बदल लिया। या तो आप नंबर को फिक्स कर लो, जैसे कि रियल नंबर ही है और आपने n डायमेंशन तक ले लिया, एक बार दोनों को चेंज कर सकते हो। समझ रहे हो ना? एनी सेट ऑफ नंबर्स कैन बी टेकन एज कंपोनेंट। दूसरा एनी, सॉरी यहाँ पे 2 चीज क्यों, तब तो 3 चीज भी हो सकता है। एनी डायमेंशन ओ, एक चीज और हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 3 लिख दीजिए यहाँ पे, 3 चीज। तीसरा भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, बोथ, दोनों चीज ले सकते हो। जैसे कि मैं अभी एग्जांपल से बताता हूँ। पहला, एक आर आपने वेक्टर लिया जिसमें पहला चीज कोई भी सेट ऑफ नंबर ले लिया, कोई भी सेट ऑफ नंबर, यानी कि जैसे कि मान लेते हैं आपने क्या किया कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये भी लिख सकते हो। या आपने क्या किया, एक वेक्टर लिया जिसमें एक्स आई कैप प्लस जेड, अब देखिए जेड से किसको दिखाया जाता है, कॉम्प्लेक्स को, और प्लस Z1 लिख देते हैं यहाँ पे, प्लस जेड के कैप, यहाँ पे ये क्या है आपका, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। या तो आपने क्या किया, एल आर डबल प्राइम मान लिया, एक अलग वेक्टर है जिसमें आपने सबको क्या लिया, वेक्टर ले लिया, ये ले लिया Z1 Z2। अब जरूरी नहीं है कि ये आई जे के ही रहेगा, कुछ और भी हो सकता है, ये बात मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये आई जे और के जो है ना, ये एक्स वाई और जेड के अलोंग का वेक्टर है, तो ये चीज लिखना थोड़ा सा गलत हो सकता है बाबू, क्योंकि ये जो आप आई जे और के लिख रहे हो ना, ये आई जे के जो यूनिट वेक्टर है वो किसके अलोंग है, किसके अलोंग है, एक्स वाई और जेड के अलोंग है। तो इससे सही ऐसे लिखो, एक्स आई तो लिखो, पर जैसे आपने Z1 लिया तो कुछ मान लो E1 कैप इसके तरफ होगा, और आपने जेड लिया के कैप, या तो आपने क्या लिया, Z1 E1 कैप प्लस Z2 E2 कैप प्लस Z3 E3 कैप, ये इसके अलोंग क्या है, यूनिट वेक्टर है अपना। ठीक है, तो एक वेक्टर को आप ऐसे दिखा सकते हो, दोनों कॉम्बिनेशन। दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या करो कि रियल नंबर को फिक्स रखो और डायमेंशन को बदल लो। तो मान लेते हैं आपने n डायमेंशन में, जैसे कि इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या दिखाता है, 3 डायमेंशन में एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से x, y, z। अब आप क्या चाह रहे हो कि हम इसको जो है n डायमेंशन में दिखाएं, इसी पॉइंट को हम लोग किस में दिखाएं, n डायमेंशन में। तो मैंने टेंशन में भी पढ़ा है, आप इसको x1 x2 इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, अफिक्स होता है सब स्क्रिप्ट। x3 जाके टेंशन एनालिसिस का वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो n डायमेंशन में मान लिया आपने ले लिया, तो बताइए x1 का अभी आपको पता नहीं कौन x है कौन y, तो आप E1 ले लो, x2 E2 ले लो, x3 E3 ले लो, x4 E4 ले लो। ये सब E4 क्या है, x1 के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, x2 के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, x3 के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, x4 के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, डॉट 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 xn e पे पावर सॉरी en कैप ले लो। तो ये क्या हुआ, एक वेक्टर को आपने नंबर को फिक्स रखा पर डायमेंशन को चेंज कर दिया, आपने n डायमेंशन लेके रख दिया, आप 4 लेके जा सकते हो, 5 ले सकते हो, जितना लेके जा सकते हो। तीसरा चीज आप क्या कर सकते हो, तीसरा चीज आप ये कर सकते हो कि आपने क्या किया कि चलो E1 तो लिया, यहाँ पे ले लिया Z1, फिर ले लिया x2, फिर ले लिया Z2, ऐसे करके आप बहुत सारा E मान लेते हैं, Z8 E8 यहाँ तक गए। तो यहाँ देखिए क्या, ये दोनों का नंबर का मिक्सिंग है, मतलब बेसिकली आप एक वेक्टर के साथ 2 काम परफॉर्म कर सकते हो, 3 काम परफॉर्म कर सकते हो। इस 3 को मैं सही से लिख देता हूँ ताकि आपको लगे कि बाद में अगर आप बाई चांस अगर नोट्स देखो भी तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। 3 काम बेसिकली कर सकते हो, एक तो उसके कंपोनेंट के साथ हेर फेर, यानी कि कंपोनेंट क्या हो सकता है, रियल नंबर ले सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हो, दोनों ले सकते हो, या तो उसके डायमेंशन के साथ हेर फेर, 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में, 4 5 6 7 n डायमेंशन पर, हाँ फाइनाइट डायमेंशन, इनफाइनाइट नहीं जाता है बाबू, फाइनाइट डायमेंशन 1 करोड़ तक जाओ ना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फाइनाइट, इनफाइनाइट तक में
कोई यूज ही नहीं है, क्या करोगे लेके, यूज ही नहीं है। मैक्सिमम स्ट्रिंग थ्योरी जाता है 11-12 डायमेंशन तक, काफी है, यहाँ हम लोग n डायमेंशन तक जा सकते हैं, वो तो फाइनाइट डायमेंशन होना चाहिए। और एक चीज आप क्या कर सकते हो कि दोनों में हेरफेर कर सकते हो। तो बेसिकली आप एक वेक्टर के साथ इतना प्रकार का चीज कर सकते हो। अब देखिए ई सब के चेंज करने से क्या होगा, ई सब के चेंज करने से वेक्टर का ओवरऑल डायरेक्शन बदलेगा, मैग्नीट्यूड बदलेगा। देखो जैसे यहाँ पे क्या मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पर यहाँ पे मैग्नीट्यूड बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर जेड वन स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड बदल सकता है, डायरेक्शन बदल सकता है, बहुत सारा चीज हो सकता है। ये बात आई होप आपको समझ में आ रही होगी। डायरेक्शन बदलने का एक और तरीका है, एंगल को चेंज कर दो। तो बहुत सारा चीज बेसिकली आप कर सकते हो वेक्टर के साथ, जिसमें वो बहुत सारा चीज, तीन चीज के ही अंदर आता है, कंपोनेंट, डायमेंशन और दोनों में हेर फेर। और एक आप ऐड करो तो एंगल कर दो, उसका उतना फर्क पड़ने वाला है नहीं। बेसिकली जब आप यूनिट वेक्टर को चेंज करोगे तो उसके अलॉन्ग अपने आप चेंज हो ही जाएगा। ठीक है, वैसे अगर सोच के देखेगा तो आप जैसे कि ये है एक वेक्टर, एक बार यहाँ तो एक बार इस वेक्टर को यहाँ ले लिए इसी पॉइंट को, तो क्या होगा, यहाँ पे इसका एंगल चेंज हो गया। अब एंगल कहाँ से ले रहे हैं ये भी मैंने रखना होगा। तो बेसिकली आप उसके कंपोनेंट और डायमेंशन को चेंज करके बहुत सारा चेंजेस अकर कर सकते हो। तो ये जो चीज हम लोगों ने देखा, ये क्या देखा, फिजिक्स में जनरली हम लोग इतना जानते हैं और इसमें मैथ भी इन्वॉल्व है क्योंकि नंबर्स भी इन्वॉल्व है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर बात है कि मैथ्स बाय नंबर, ये अभी तक मैंने आपको क्लियरली नहीं बताया है। नंबर के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया कि नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब कंपोनेंट दोनों हो सकता है। लेकिन इसके बारे में मैं अभी पर्टिकुलरली आपसे अभी मैंने कोई बात नहीं किया है। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा कि वेक्टर के साथ क्या क्या किया जा सकता है। वेक्टर के साथ दो ही चीज किया जा सकता है, उसका मैग्नीट्यूड बदला जा सकता है या उसका डायरेक्शन बदला जा सकता है। उसका मैग्नीट्यूड आप बदल सकते हो कंपोनेंट बदल के, क्योंकि मैग्नीट्यूड कंपोनेंट पे ही डिपेंड करता है, और उसका डायरेक्शन बदल सकते हो आप यूनिट वेक्टर को बदल के। इतना बात आपको क्लियर है ना। यूनिट वेक्टर कैसे बदल सकते हो, डायमेंशन बदल के, और कंपोनेंट कैसे बदल सकते हो, नंबर्स को बदल के। नंबर दो हो सकते हैं, या तो रियल ले लो या तो कॉम्प्लेक्स ले लो। यहां तक मैंने आपको वेक्टर में क्या क्या प्रभाव आ सकता है वो बता दिया है। अब चलिए हम लोग उस पे चलते हैं जो चीज हम लोग लिखे हैं, जो कि है बाय नंबर्स, बाय नंबर्स, और समझने की कोशिश करते हैं। जिसने मेरा टेंसर एनालिसिस का वीडियो देखा होगा उसे और बेहतरीन ढंग से ये सब चीजें समझ में आने वाली है। तो कृपया करके आप उस लेक्चर को भी देखो। देखो टेंसर एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा और वेक्टर एनालिसिस और मैट्रिसेस, ये सब रिलेटेड होते हैं, ये सब टॉपिक एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो हर हर टॉपिक का एक दूसरे में यूज है, हर टॉपिक लिंक है एक दूसरे से। आपको तो ऑब्वियसली बात है, अगर बहुत डीप तरीके से सीखना है तो आपको हर चीज पे थोड़ा कमांड होनी चाहिए, और आपको सोचने आना चाहिए कि कैसे एक चीज को दूसरी चीज में हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं नंबर। मान लेते हैं एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि मान लेते हैं कि नंबर का नया क्या सेंस है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। आपके पास मान लेते हैं कि 5 वेट्स है, 5 वेट्स, मान लेते हैं 5 वेट्स कितना है, 10 kg, 20 kg, 30 kg, 100 kg, 150 kg, कितना हो गया भाई, हाँ चल, ये कितना हो गया, 5 वेट्स। 5 आपके पास मान लेते हैं क्या है, वेट्स है। अब देखिए इस 5 नंबर यानी कि 5 अलग अलग वेट को दिखाने का एक और तरीका हो सकता है। ये तो आपने दिखा दिया, चलो 10 kg 20 kg, जैसे मान लेते हैं ना 5 लड़का है, ये B1 बॉय 1, इसका बॉय 2 का वेट है, बॉय 3 का वेट है, बॉय 4 का वेट है, और बॉय 5 का वेट है। ये तो हो गया एक तरीका दिखाने का, हाँ भाई 5 लड़के हैं, सबका वेट इतना 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 है। अब बताइए क्या इसी चीज को आप ऐसे नहीं दिखा सकते हो। आपने क्या किया कि प्रत्येक वेट को एक अल्फाबेट के साथ सबस्क्रिप्ट जोड़ के दे दिया। आपने, मैं लिख रहा हूं, समझ नहीं आया तो समझ में आ जाएगा। यू हैव गिव द होल वेट कैटेगरी, होल वेट कैटेगरी अ अल्फा बेट डब्लू। मान लेते हैं कि आपने पूरे कैटेगरी को डब्लू दे दिया, और अलग अलग वेट को दर्शाने के लिए एंड
टू रिप्रेजेंट different weights, you give them different सबस्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट, कुछ भी दे दो, उससे कोई मतलब नहीं है। सब स्क्रिप्ट क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, आप टेंशन में अच्छे से जान रहे हो जिन्होंने देखा है। तो सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट डिफरेंट डिफरेंट दे दिया। अब इसका क्या मतलब हुआ समझो, इसका ये मतलब हुआ कि मैंने बोल दिया कि मान लेते हैं W1 है, W2 है, W3 है, W4 है और W5 है। अब बताइए मैंने क्या किया कि इसी 5 चीजों को दिखाने का तरीके बदल दिया। मैंने क्या किया, मैंने बोला कि मैं वेट को, जो वेट है उसको मैं W से दिखाऊंगा और अलग अलग वेट को सब स्क्रिप्ट देके या सुपर स्क्रिप्ट देके चेंज एक दो से अलग दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ देखिए W1 किसको दिखा रहा है, 10 केजी को, ये 20 केजी को, ये 30 केजी को दिखा रहा है, ये 100 को दिखा रहा है और ये कितना को दिखा रहा है, 150 केजी को दिखा रहा है। अभी मैंने क्या किया, इस वेट को, इसी पांचों चीज को दिखाने का क्या किया, तरीका को बदल दिया। आपको बात समझ में आ रही है ना। अब बताइए इस पूरे चीज को हम लोग और एक तरीके से, छोटे तरीके से लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने बोला कि W एक वेट का सेट है जिसमें 5 एलिमेंट है, W1, W2, W3, W4 और W5। बताइए अगर किसी बंदे को आप ये जाके लिख देते हो और ये जाके लिख देते हो और नीचे में कुछ इंफॉर्मेशन दे देते हो, नीचे में क्या इंफॉर्मेशन देते हो, नीचे में इंफॉर्मेशन दे देते हो कि W दिखा रहा है किसको, वेट को, W1 दिखा रहा है किसको, 10 केजी को और फलाना ढिमाका, ऐसे ही W2 दिखा रहा है, ऐसे ही W3 दिखा रहा है, ऐसे ही W4, ऐसे करके दिखा रहा है। तो वो बंदा इस चीज को देख के तुरंत समझ जाएगा ये बेसिकली क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है इसी चीज का। इसी चीज को, ये जो चीज आप देख रहे हो, इसी चीज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। रिप्रेजेंट करने का क्या है, एक तरीका है। तो हमने क्या किया कि इस पूरे कैटेगरी को, इस पूरे संख्या को, श्रृंखला को हमने एक सेट के फॉर्म में बांध दिया और इससे क्या हुआ कि हमारा जो काम है वो काम क्या हो गया, आसान हो गया। और इसी चीज को बोला जाता है लीनियर एरे। अब देखो लीनियर मतलब आप समझ रहे हो, लीनियर पावर समझते हो ना, मतलब डायरेक्टली, स्ट्रेट वाइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लीनियर एरे का मतलब होता है, जानते हो ना, रॉ या कॉलम, रॉ या कॉलम। अब देखो लीनियर का मतलब आप समझ रहे हो कि एक लाइन के अलोंग, लाइन के अलोंग। अब आप बोलोगे सर आपने लिखा लीनियर एरे, एरे मतलब क्या, रॉ भी और कॉलम भी। अब तो सर आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो ना, हाँ बाबू हम समझ गए तुम क्या बोलना चाह रहा है। सर आप इसको तो ऐसे भी दिखा सकते हो ना सर, W लिख दिया और ऐसे करके एक बना दिया। ये तो एक मान लेते हैं ना कि ऐसे भी दिखा सकते हो सर, W1, W2, W3, W4, W5, बिल्कुल दिखा सकते हो। ये हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स, COLUMN, कॉलम हो जाएगा, कॉलम एरे हो जाएगा। और ये क्या है, रॉ है, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में भी दिखा सकते हो। बेसिकली हम लोगों ने सेट के फॉर्म में दिखाया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसी चीज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हम लोगों ने ऐसा ढूंढा, क्या ऐसा नॉर्मल बात आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये क्या बताता है, ये बताता है कि W एक वेट है जिसके अंदर 5 कैटेगरी या 5 एलिमेंट है, एक W1, एक W2। W वो रिप्रेजेंट करता है 10 केजी, W2 20, W3 30, W4 100 और W5 150 केजी को। तो ये बेसिकली क्या था कि बाय नंबर्स। अब देखिए हम लोग अभी तो नंबर्स में ही खेल रहे हैं। अगर अगर आगे आपके पास कुछ ऐसा आ जाए, अगर आपके पास कुछ ऐसा आ जाए, अगर आपके पास, अब देखिए अभी तो हम लोग नंबर से देख लिए कि नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से
आप वेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अभी आपने देखा कि आर वेक्टर का मतलब क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अभी हम लोग 3 डायमेंशन में ही देख रहे हैं। तो आप बोल सकते हो कि आर के पास जो है 3 कंपोनेंट है, एक्स है, वाई है या जेड है। इसी चीज को ऐसे भी बोला जा सकता है, आर वेक्टर जो है, आर वेक्टर जो है वो फंक्शन है किसका, एक्स का, वाई का या जेड का। जिसने मेरा टेंसर एनालिसिस का वीडियो देखा होगा उसे ये बात बिल्कुल पता चल रहा होगा। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर जो है एक रो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आर जो है एक एक्स वाई और जेड कॉलम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो बताइए हमने क्या किया, हमने ये किया कि एक वेक्टर के जितने भी कंपोनेंट्स है उसको जिस तरह हम लोग एक सेट के नंबर के फॉर्म में दर्शा, सेट का एलिमेंट ऐसे ही दर्शाया जाता है ना, नंबर के फॉर्म में दर्शाया जाता है, ठीक उसी प्रकार हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस वेक्टर के कंपोनेंट्स को सेट के फॉर्म में, मैट्रिसेस के फॉर्म में दिखा दिया। इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा रो वेक्टर। इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा कॉलम वेक्टर, क्योंकि आपने मैट्रिक्स में पढ़ा है इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये क्या आपका कॉलम वेक्टर, जहां पे ये एक्स वाई जेड क्या है, ये बेसिकली आपके कंपोनेंट्स हैं। अब बताइए आपको पता है कंपोनेंट क्या हो सकता है, एन कंपोनेंट भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट रियल नंबर भी हो सकता है, कंपोनेंट आपको कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, और दोनों हो सकता है। तो यहां से आप बेसिकली ये सीखे हैं कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, उसके कंपोनेंट को, उसके कंपोनेंट के सेट से आप उसको दिखा दो। जैसे कि ये वेक्टर क्या बोल रहा है कि ये जो आर वेक्टर है वो एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है, वाई पे भी और जेड पे। देखिए एक्स का वैल्यू 2 लीजिएगा तो अलग वेक्टर आएगा, 3 लीजिएगा तो अलग वेक्टर आएगा। इसी चीज को आप ऐसे दिखा दिए कि आर जो है एक्स वाई और जेड का क्या है, सेट है। इसी चीज को ऐसे भी दिखा दे, आर आर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। इसको क्या बोलोगे आप, फंक्शन, फंक्शन बोलो, या फिर इसको बहुत यूज किया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब एक्स वाई और जेड में आप अलग अलग वैल्यू डालोगे तो आर का अलग अलग वैल्यू आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन भी बोला जाता है। फंक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किसका, एक्स वाई और जेड का क्या है, ये फंक्शन है या फिर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसी को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते, अरे यार यहाँ मैंने कॉमा कैसे दिखा दिया, कॉमा नहीं होगा यहाँ पे, मैट्रिक्स में कभी कॉमा नहीं शो अप होता है, ठीक है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो। बेसिकली आपको ये पता चल गया होगा कि वेक्टर्स बाय नंबर का क्या मतलब है। बेसिकली वेक्टर के कंपोनेंट को जो हम लोग सेट के नंबर के तरह या फिर कॉलम के एलिमेंट, सॉरी, या फिर मैट्रिक्स के एलिमेंट के फॉर्म में दिखाते हैं, उसी रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं हम लोग वेक्टर्स बाय नंबर। ये जो रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हो, इसी रिप्रेजेंटेशन, इसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलेंगे, रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलेंगे कि वेक्टर्स बाय नंबर। क्योंकि देखिए ईच एलिमेंट क्या है, इसका एक नंबर है जो कि कॉम्प्लेक्स रियल और कुछ भी हो सकता है। वेक्टर बाय नंबर्स, नंबर्स की मदद से हम लोगों ने इसी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया। ये भी यही बात बोल रहा है, ये भी यही बात बोल रहा है, ये भी यही बात बोल रहा है, और ये भी यही बात बोल रहा है। इतना बात आपको क्लियर हुआ होगा, बात समझ में आ रही है ना। तो ये बेसिकली आपका था कि वेक्टर को किस तरह हम लोग नंबर की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने बेसिकली इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ लिया है, और जो फिजिक्स है उसको भी पढ़ लिया है। दोनों में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, दोनों आप बहुत पहले से भी जानते हो, और कुछ कुछ और एक्स्ट्रा आप यहाँ पे सीख रहे हो। जैसे कि एक और हम लोग एग्जांपल यहाँ लेते हैं, मान लेते हैं एक वी वेलोसिटी वेक्टर है, कोई वेलोसिटी वेक्टर जैसे 2i कैप है, 3j कैप है, 4k कैप है। तो इसी पार्टिकल के वेलोसिटी को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, 2 3 4 का फंक्शन, या तो इस वेक्टर को आप ऐसे भी दिखा सकते हो 2 3 4, या तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हो 2 3 4। बात समझ में आ रही है ना। तो इसी चीज को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई दिक्कत, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जो हम लोग नेक्स्ट चीज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि वेक्टर इन आर एन। जो हम लोग चीज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वेक्टर इन आर एन स्पेस।
अब इसका क्या मतलब है, इसको पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद ना पहले टर्मिनोलॉजी समझ भी नहीं किए और पढ़ने चल जाएंगे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। वेक्टर का मतलब आप क्लियर हो, इन का मतलब जानते हो, में आर एन मतलब क्या होता है, आर है यहाँ पे और एन है, तो बताइए, देखिए आर जो है ना, आर है रियल नंबर, रियल नंबर, और एन दिखाता है डायमेंशन को। एन किसको दिखाता है, डायमेंशन को। स्पेस भी तो वही हुआ, कितने डायमेंशन में, बेसिकली क्या कर रहा है कि वेक्टर जो कि किस में है, आर एन स्पेस में, मतलब क्या, एन स्पेस में। अब देखिए, अभी जो आप एक एग्जांपल पढ़े, क्या e इक्वल टू एक्स आई क्या प्लस वाई जे क्या प्लस जेड के क्या, बताइए ये किस में था, थ्री डी में था ना, थ्री डी में था, तो इसको कैसे दिखाया जाएगा पता है, आर पे पावर थ्री। आर क्यों यूज किया गया पता है, क्योंकि एक्स वाई और जेड क्या है, तीनों रियल नंबर है, तीनों क्या है, रियल नंबर। और वही अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो सी पे पावर क्यूब दिखाया जाएगा। इतना बात आपको क्लियर है ना। तो बेसिकली अब हम लोग वेक्टर को जो है एन डायमेंशन में क्या करने वाले हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, या फिर कह सकते हो कि रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और जहां पे ये एन डायमेंशन में जो उसका ईच कंपोनेंट होगा, वो ईच कंपोनेंट क्या होगा, उसका ईच कंपोनेंट एक रियल नंबर होगा। क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ आर एन पढ़ रहे हैं। जैसे देखिए, मैंने क्या बोला कि वेक्टर के कंपोनेंट को चेंज कर सकते हैं, तो वेक्टर कंपोनेंट में दो चीज पढ़ सकते हैं, एक तो तीन चीज ना, एक रियल नंबर, एक कॉम्प्लेक्स, एक दोनों। तो पहले हम लोग रियल पढ़ेंगे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, तो इसलिए हम लोग पहले देख रहे हैं कि वेक्टर इन आर एन, यानी कि वेक्टर इन एन डायमेंशनल ऑफ रियल स्पेस या फिर रियल नंबर। बात समझ रहे हैं ना। इसको आप बोल सकते हो, इसको आप लिख सकते हो कि ये एक चीज जो है, ये है द सेट ऑफ, द सेट ऑफ, देखिए आपका समझना ज्यादा जरूरी है, द सेट ऑफ ऑल एन डायमेंशनल, ऑल एन डायमेंशनल ऑफ रियल नंबर इज डिनोटेड बाय क्या, आर पे पावर एन। रियल नंबर और एन डायमेंशन तक फैला हुआ है, तीन डायमेंशन होगा आर क्यू। अब इसी तीन डायमेंशन को बेसिकली बोला जाता है यूक्लिडियन स्पेस। तो कहीं पे यूक्लिडियन स्पेस भी रहेगा तो आप समझ जाएगा, यूक्लिडियन स्पेस रियल नंबर के लिए है और तीन डायमेंशन के लिए है। इतना बात आपको समझ में आ रही होगी। तो बताइए, ये आर एन का मतलब क्या हुआ, अभी आप देखेंगे आर थ्री का मतलब क्या हो गया, थ्री डायमेंशन। आर फोर का मतलब क्या हो गया, चार डायमेंशन। आर फाइव का मतलब क्या हो गया, पांच डायमेंशन। बताइए, इसी तरह आर एन मतलब क्या हो गया, एन डायमेंशन। अब बताइए, तीन डायमेंशन का यूनिट वेक्टर क्या क्या है, आई, जे और के। क्या आपको चार का पता है, नहीं पता है तो आर्बिट्रेरी ले लीजिए, ई वन ले लीजिए, ई टू ले लीजिए, ई थ्री ले लीजिए और ई फोर ले लीजिए। ठीक उसी प्रकार इसमें भी ले लीजिए, और ठीक उसी प्रकार इसमें लेना है तो ई वन आई कैप, ई टू आई कैप, ई थ्री आई कैप, ई फोर आई कैप, डॉट 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 ई एन आई कैप, मतलब ई एन हैट, आई कैप क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ, ई एन हैट, कैप 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 कैप। तो एन डायमेंशन, अब ये एक डायमेंशन, ये दूसरे डायमेंशन का लॉन्ग, ये तीसरे, ये चौथे, ये पांचवें, और ये एन डायमेंशन का लॉन्ग। तो बेसिकली आप वेक्टर को जो है एन डायमेंशन में दिखाना चाहते हो। अब देखिए, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका, एक तो क्या कहते हैं फिजिक्स के माध्यम से और एक नंबर के माध्यम से। चलिए देख लेते हैं। मान लेते हैं कि एक पॉइंट है जो कि एन डायमेंशन में आपका फैला हुआ है। अब देखिए, इस आर का पोजीशन वेक्टर आप क्या लिखिएगा, एक्स वन मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, डॉट 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 एक्स एन तक है। तो बताइए क्या लिखे, एक्स वन ई वन क्या, क्योंकि एक्स वन अभी आपको पता नहीं है एक्स के लॉन्ग है या क्या लॉन्ग है, तो जनरलाइज करके लिखे ना, ये सब जनरल फॉर्म है, एक्स वन ई वन क्या, एक्स टू उसके अलोंग यूनिट वेक्टर, एक्स थ्री इसके अलोंग का यूनिट वेक्टर, उसी तरह एक्स फोर कंपोनेंट और इसके अलोंग का यूनिट वेक्टर, उसी तरह एक्स फाइव कंपोनेंट और उसके अलोंग का यूनिट वेक्टर, यानी पांचवा डायमेंशन। और उसी तरह एक्स एन कंपोनेंट और एन डायमेंशन का कंपोनेंट और ई एन का यूनिट वेक्टर। तो आप एक ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब बताओ मेरे को, इसी चीज को क्या आप ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हो कि मान लेते हैं हम लोग आर वेक्टर लिखे, हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, डॉट 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 एक्स एन, लिख सकते हैं क्या। इसी चीज को तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना हम लोग, एक्स वन एक्स, अरे यार कॉमा क्यों लग जाता है यार, कॉमा देने का आदत हो गया है इससे कॉमा। चलिए, अब देखिए, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, डॉट 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 एक्स एन।
किसी चीज को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, x1 x2 डॉट 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 xn। बात समझ में आ रही है ना? किसी चीज को ऐसे भी क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस चीज को क्या बोला जाता है, इस चीज को पोजीशन वेक्टर बोला जा सकता है। तो आप इस आर वेक्टर को क्या बोलोगे, ये आर वेक्टर आपका क्या है, ये आर वेक्टर है आपका पोजीशन ऑफ पॉइंट पी। क्या है ये मान लो पॉइंट पी है, ये है पोजीशन, पोजीशन ऑफ पी इन एन डायमेंशन। अब यही एन डायमेंशन अगर 3 लीजिएगा तो 3 डायमेंशन में रिड्यूस हो जाएगा, 4 लीजिएगा 4। तो बेसिकली फिजिक्स में 2 यूज होता है, एक 3 डायमेंशन और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में 4 डायमेंशन, स्ट्रिंग थ्योरी और में 12 तक डायमेंशन यूज होता है, वो बाद की बात है। तो बेसिकली ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी एन डायमेंशन। इसको एक वेक्टर भी बोला जा सकता है, इसको एक पॉइंट भी बोला जा सकता है, पॉइंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर जो बोलना है वो आप बोल सकते हैं। अब बताइए, अभी जो आपने लिखा क्या, आर वेक्टर बराबर x1 x2 x3 डॉट 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 xn। बताइए, अब ये तो हम लोग टेंसर ऐसे पढ़ के आए, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, आर वेक्टर बराबर एक्स आई। और जहां पे हम लोग जान रहे हैं कि आई कहां से कहां तक है, 1 से लेके n तक है। कोई दिक्कत क्या है, कोई परेशानी क्या, आराम से इस चीज को नहीं लिख सकते हैं। बताइए इसका मतलब इसका क्या कहते हैं, कंपोनेंट कितना हो, कंपोनेंट क्या होता है, हम लोग देखें टेंसर में कंपोनेंट होता है डायमेंशन पे पावर डिफरेंट सफिक्स। अब जिन्होंने नहीं देखा उसको समझ में नहीं है। देखिए हम लोग रिलेट कर रहे हैं वेक्टर और टेंसर को, क्योंकि वेक्टर का जनरल ये बेसिकली टेंसर ही है, ये कोई वेक्टर खास नहीं है, इसको टेंसर भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, डिफरेंट सफिक्स आपने दिखाया तो डायमेंशन कितना, एन डायमेंशन तक गया और डिफरेंट सफिक्स एक यूज हुआ है तो 1, तो कितना हो गया, एन कंपोनेंट इसमें टोटल आपके है। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और इसका जितना भी एलिमेंट्स है, एलिमेंट यानी क्या, इसका एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कहो या फिर कंपोनेंट्स कहो, कंपोनेंट्स कहो या फिर इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला ही जाता है स्केलर। ये सब क्या है आपको, ये सब है रियल नंबर, ये सब आपका क्या है, रियल नंबर। बेसिकली ये सब आपका क्या है, रियल नंबर है। लैपटॉप डिस्चार्ज हुआ था, मैंने चार्ज लगा, ठीक ना। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एलिमेंट्स वेक्टर का, कंपोनेंट वेक्टर का। और ये एलिमेंट कौन से सेट से लिया गया है, लिख देता हूं मैं, सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर के सेट से लिया गया। कि हम लोग पढ़ ही रहे हैं आर के पावर एन, जहाँ पे आर क्या है आपका, आर बेसिकली आपका रियल नंबर है। कोई कठिनाई कोई परेशानी नहीं है। अब कुछ कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं जो कि आप पढ़े हैं। जैसे कि आप अगर जीरो वेक्टर को दिखाते हो, जीरो वेक्टर का मतलब क्या होता है, जीरो आई क्या, जीरो जे क्या, ओरिजिन को दिखा रहे हो जीरो के क्या। बताइए इसको आप, ये तो 3 डायमेंशन में दिखा है, इसको आप एन डायमेंशन में भी दिखा सकते हो क्या, जीरो वेक्टर, जीरो ई वन क्या है, जीरो ई टू क्या है, डॉट 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 जीरो क्या है। बताइए इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जीरो वेक्टर एक सेट है किसका, जीरो जीरो जीरो। ऐसे भी तो आप क्या कर सकते हो, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोलेगा जीरो वेक्टर, और इसको बेसिकली डिनोट किया जाता है नंबर से। देखिए मैंने आपको बोला ना कि वेक्टर को आप या तो एरो लगा दो, नहीं तो उसको बोल्ड तरीके से लिख दो। कई बुक में आपको ऐसे दिखेगा, इसका मतलब है ये बोल्ड तरीके से लिखा हुआ है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये वेक्टर ग्रुप। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो तो छोटका वो लिखेगा, छोटका से मैग्नीट्यूड, जैसे ए वेक्टर है, इसका अगर मैग्नीट्यूड बुक में लिखा रहता है तो वो ऐसे नहीं लिखता है, समझ रहे हैं। और इसका अगर वेक्टर दिखाना रहता है तो वो ऐसे नहीं लिखता है, ये बोल्ड होता है और ये छोटा दिखाता है, इसके मैग्नीट्यूड को। तो ये सब कन्वेंशन है, आप बुक के अकॉर्डिंग देख सकते हो जो भी जैसा है। इतना बात आपको समझ में आ रही है। अब चलिए, ये तो पहला बात हुआ। दूसरा बात, आप जानते होंगे कि मान लेता है पास दो वेक्टर है, एक वी है, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप। और अगर मान लेता है आपके पास एक यू वेक्टर है जो कि एक्स वन आई कैप और एक्स टू जे कैप प्लस, पहले मैं थ्री का बताता हूँ उसके बाद मैं एन का बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए। अगर हम लोग कहते हैं कि इफ वी वेक्टर इक्वल होगा यू वेक्टर के, इससे क्या मतलब हुआ, इससे दो बात निकल के बाहर आता है कि नंबर ऑफ कंपोनेंट भी सेम होना चाहिए,
कंपोनेंट सेम होना चाहिए। दूसरा, कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट सेम होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स मस्ट बी, ये दो कंडीशन होगा तभी जाके दो वेक्टर क्या होगा, इक्वल। इफ एंड ओनली जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगा। जैसे कि इस केस में ऊपर वाले में 3 कंपोनेंट, नीचे वाले में भी 3 कंपोनेंट, और अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों वेक्टर इक्वल है, तो इससे क्या पता चला कि x1 को बराबर होना पड़ेगा 2 के, x2 को बराबर होना पड़ेगा 3 के, और x3 को बराबर होना पड़ेगा 4 के। बात समझ में आ रही है ना? समझ रहे हो ना बात को? तो बेसिकली इतना चीज आपको ध्यान में रखना है कि दो वेक्टर तभी इक्वल होता है, ये सब आप जानते हो पहले से, जब उसका ईच कंपोनेंट इक्वल होता है और नंबर ऑफ कंपोनेंट भी इक्वल होता है। कहने का क्या सेंस है, ये दो वेक्टर मान लेते हैं आपके पास, ये दो वेक्टर बी वेक्टर है जो कि है 2i के प्लस 3j के, और एक दूसरा वेक्टर u है जो कि है x1i के ठीक है प्लस x3 ठीक है। ये दोनों वेक्टर जो है, अगर मैं चलिए x1 x2 तो चलिए आर्बिट्रेरी नंबर है तो आपको लगेगा ही इसको इक्वल होने के लिए बराबर होना है, सॉरी अभी भी क्यों बढ़ाना, उसमें मान लेते हैं 2 है। हाँ, उसमें 2 है और इसमें क्या है, x1i क्या है और x2i क्या है, ये क्या है और x3 ठीक है। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं, 3 है, और वहां पे नंबर ऑफ कंपोनेंट है, और बोल दिया है कि x1 x2 और x3 कभी जीरो नहीं होगा। तो देखिए आप यहाँ पे चालाकी करिएगा, बोलेगा सर हम यहाँ पे जीरो के क्या लिख देंगे और x3 को जीरो के बराबर कर देंगे, ये जीरो नहीं होगा। ये दोनों वेक्टर कभी भी क्या है, इक्वल नहीं है। ये दोनों वेक्टर क्या है, कभी भी इक्वल नहीं है। वो वेक्टर देखिए मेरे दिमाग में कंफ्यूजन आया था जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, वो अभी तक मेरे पास सॉल्व नहीं हुआ है। आप चाहे तो कंफ्यूजन को देखो, समझो तो सॉल्व कर दो। अभी तक मैं उस कंफ्यूजन को सॉल्व नहीं कर पाया हूँ। वो बेसिकली आपको एक दो लेक्चर में पता चलेगा क्या कंफ्यूजन की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि वेक्टर को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, एक तो फिजिक्स के तरीके से और एक किसके तरीके से, एक आप बेसिकली रिप्रेजेंट कर दो नंबर के तरीके से। इसी में हमको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन एक एग्जाम्पल का आया था जो कि मैं आपके साथ आज नहीं तो कल परसों डिस्कस करूंगा अगले लेक्चर में। तो यहाँ से आपने क्या समझा कि दो वेक्टर तब इक्वल होगा जब वो दोनों का कंपोनेंट का संख्या भी सेम होगा और कंपोनेंट भी सेम होगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर v है, इसका कंपोनेंट है क्या, x1, x1 छोड़ो, a1 p1 कैप, a2 p2 कैप, डॉट 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 an en कैप, और दूसरा वेक्टर u है मान लेते हैं, उसका क्या है p1। दिमाग और पेन का कोऑर्डिनेशन एक नहीं होने की वजह से होता है, दिमाग आगे सोचता है पेन पीछे रह जाता है। डॉट 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 pn कैप। अब बताइए अगर हम लोग कह रहे हैं कि इफ v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर है, तो इससे इम्प्लाई क्या होता है, इससे इम्प्लाई होता है a1 इक्वल्स टू b1, a2 इक्वल्स टू b2, डॉट 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 an इक्वल्स टू bn। इससे एक और चीज शॉर्ट में इम्प्लाई होता है, ai जो होगा इक्वल्स टू b, जे लिखो, जे भी लिख दो, आई जो है बी, जहाँ पे आपका आई और जे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेके n तक जा रहा है। तो ये है आपको n डायमेंशन में वेक्टर दिखाने के लिए। देखिए सबका नंबर ऑफ कंपोनेंट, n कंपोनेंट इसमें भी है, n कंपोनेंट इसमें भी है, और ईच कंपोनेंट को इक्वल होना पड़ेगा तब जाके ये वेक्टर दोनों क्या होंगे, ये दोनों वेक्टर आपके इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। कोई कठिनाई क्या, कोई परेशानी क्या? कॉलम वेक्टर और क्या कहते हैं रो वेक्टर में कोई अंतर नहीं, जितना चीज आप कॉलम के साथ कर सकते हो उतना चीज आप रो के साथ कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। अब इसी चीज को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसी चीज को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, a1 a2 a3 डॉट 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 an। इसी चीज को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, b1 b2 डॉट 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 bn। कोई दिक्कत क्या, इसी को आप मैट्रिक्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये सब क्या है, इसका एलिमेंट और कंपोनेंट, और ये सब क्या है आपका, ये सब रियल नंबर है, बार बार याद रखना इस बात को, ये सब क्या है आपका बेसिकली रियल नंबर है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल से ही तो समझ में आएगा। देखिए अगर मैं बोलूं कि आपके पास
3-4 एग्जांपल्स हैं, जैसे कि 2, -5 मान लेते हैं, एक 3, 4, मान लेते हैं, एक 0, 0 मान लेते हैं, और एक 0, 0, 0 मान लेते हैं। अब इन सबों को आपको आर के फॉर्म में, देखिए ये कितने स्पेस में है, इसके फॉर्म में दिखाना। सबसे पहले ये देखिए, ये हम लोग जो पढ़े थे ना, ये आर है ना, इसको बोले थे ये R3 है, इसी आर के फॉर्म में हम लोग को दिखाना। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये सब रियल नंबर है कि नहीं, सब रियल नंबर है। तो बताइए पहला क्या हो जाएगा, बताइए कितना स्पेस में, कितना इसको कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट है। अगर 2 कंपोनेंट है कितना हो जाएगा, आर है और स्क्वायर, मतलब 2 डायमेंशन का बात है। ये कितने डायमेंशन का बात है, 3 कंपोनेंट है, तो 3 डायमेंशन की बात है। ये भी कितना कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट है, तो 2 डायमेंशन की बात है। और ये जो है 3 कंपोनेंट है इसमें, तो ये कितने डायमेंशन की बात है, 3 डायमेंशन की बात है। अगर अगला एग्जांपल मैं ले लूँ, डॉट डॉट जीरो डॉट डॉट एन तक गया है, तो ये कितने हो जाएंगे, एन कंपोनेंट्स है, जिसमें क्या हो जाएगा, एन कंपोनेंट्स का वैल्यू क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, कंपोनेंट कितना है बात ये रखता है मीटर। बात समझ में आ रही है ना। अब अगला सवाल देखिए, ये आपको लिखने के लिए आ गया ना, किसी को देख के लिखना हो कि आर की पावर कितना होगा, तो देखिए उसके पास कितना कंपोनेंट है, जितना कंपोनेंट होगा उतना ही डायमेंशन में वो डिफाइन होगा। ये चीज हम लोग टेंसर में भी देखेंगे, एक बार लिख देता हूँ सिंपल। ये जो आप डायमेंशन देख रहे हो, ये जो एन है, ये बताएगा कितना, ये होगा टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट, कितना नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होगा वो बताएगा, उसके पास कितना डायमेंशन है। ठीक है, और रैंक में मैंने क्या कहते हैं, टेंसर में मैंने बताया है कि ईच सब स्क्रिप्ट जितना वैल्यू, आई जितना वैल्यू लेगा वो किसको बताएगा, डायमेंशन को। तो एन वैल्यू ले रहा था, एन डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगा। आप समझने के लिए बहुत तरीके से समझ सकते हैं। अब कहा गया है कि फाइंड फाइंड एक्स वाई एंड जेड सच दैट, कुछ इस तरह की, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और जेड माइनस वाई इक्वल है किसके, 4, 2, 3 के। अब देखिए ऐसा बात कह दिया है, तो सबसे पहला बात तो आपको बोलिएगा कि सर इक्वल है, अभी हम लोग पढ़े हैं कुछ वेक्टर का इक्वालिटी। अब देखिए आपको पता है कि वेक्टर को, एक वेक्टर जो कि ऐसा हो जाए एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसको आप कैसे भी तो दिखा सकते हो, एक्स वाई जेड इसी तरीके से दिखाया गया है वेक्टर को। इसलिए वेक्टर को बाय नंबर पढ़ना बहुत जरूरी है। ये हुआ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर बाय यूजिंग नंबर्स। तो बताइए अब आप नहीं कर सकते हो क्या, ये दो वेक्टर है आपके पास, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये, अगर ये दोनों इक्वल है, क्या होगा, इक्वल होगा तो प्रत्येक कंपोनेंट क्या होगा, जो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट के इक्वल होगा, प्रत्येक कंपोनेंट करस्पॉन्डिंग के क्या होगा, इक्वल होगा। तो इक्वेट कर दीजिए, तो बताइए क्या निकला, एक्स माइनस वाई बराबर 4, एक्स प्लस वाई बराबर 2 और जेड माइनस 1 बराबर 3। तो बताइए यहाँ से आपको निकल जाएगा एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू -1 और जेड का वैल्यू 4। ये आप अपना घर में बैठ के 5 साल लगाइएगा कैलकुलेट करने में, इतना दिमाग से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात आपको समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम लोग का ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर होता है जनरली कि आर पे पावर का एन रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है। इसका ये मतलब होता है कि रियल नंबर्स उसका एलिमेंट होगा और कितने डायमेंशन तक उसको रखा जा रहा है, और नंबर के फॉर्म में दिखाने का तरीका वेक्टर को है जस्ट लाइक यूजिंग सेट या मैट्रिक्स, या फिर क्या कहते हैं आप कॉलम मैट्रिक्स, या फिर क्या कहते हैं रो मैट्रिक्स, आप यूज कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल चलिए ले लेते हैं, एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। अब क्या ले, अब देखिए चलिए एक टेढ़ा मेरा एग्जांपल लेके देखते हैं, हमको भी नहीं पता है क्या है ये एग्जांपल, बेसिकली लेके देखते हैं। सच दैट एक्स स्क्वायर वाई और जेड माइनस 1 जो है वो बराबर होगा -4, 2 और 3 की। ऐसा लेंगे, अब बताइए आपको पता है अगर इक्वल होगा तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, -4 के, वाई किसके बराबर होना चाहिए 2 के, और जेड किसके बराबर होना चाहिए, जेड होना चाहिए 4 के बराबर। अब बताइए एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, -4। तो बताइए एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, √−4। अब बताइए √−4 क्या हो जाएगा, 4 आयोटा। मतलब ये एक ऐसा वेक्टर है, ये एक ऐसा वेक्टर है, सॉरी हाँ, ये एक ऐसा वेक्टर है जो कि
क्या है, जो कि इसका x कितना है, 4 आयोटा है। इसका x कितना है, 4 आयोटा। x का वैल्यू अगर 4 आयोटा देगा तो x का वैल्यू क्या है, 4 आयोटा। मतलब ये जो वेक्टर है वो रियल स्पेस में नहीं है। कि यहाँ x का वैल्यू क्या निकल रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर निकल रहा है। यानी कि ये जो वेक्टर है वो वेक्टर रियल स्पेस में डिफाइन नहीं है। ये वेक्टर बेसिकली जो है आपका डिफाइन है किसमें, कॉम्प्लेक्स होकर एक्स का वैल्यू आ रहा है। अब बताओ एक्स का वैल्यू अगर 4 आई आ रहा है तो बताओ एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू होगा रूट अंदर, एक सेकंड, 4 नहीं, रूट 2 आई होगा, 2 आई होगा, प्लस माइनस 2 आयोटा, सॉरी सॉरी, दो वैल्यू होगा क्वाड्रेटिक है, प्लस माइनस 2 आयोटा होगा। बताइए एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर, अरे यार एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू अगर प्लस माइनस 2 आई आ रहा है तो बताइए एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। एक्स स्क्वायर का वैल्यू होगा, अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, 2 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर आएगा, 4। और रूट अंडर -1 का स्क्वायर यानी क्या, -1 यानी कि -4। एक्स स्क्वायर क्या होगा, -4 होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ये वेक्टर बेसिकली -4 है। इसका ये जो एलिमेंट है ना, ये देखिए, ये पूरा एलिमेंट तो क्या है, रियल नंबर है। ये पूरा एलिमेंट क्या है, रियल नंबर है। एक्स स्क्वायर में इसका एलिमेंट है, एक्स थोड़ी एलिमेंट है। एक्स आपका इसका एलिमेंट नहीं है, इसका एलिमेंट एक्स स्क्वायर है। इसलिए अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू देखिएगा तो वो एक रियल नंबर है। तो देखिए मैंने जो पहले बात बोली वो बात इसके लिए सही थी, यानी कि मैं बेसिकली आपको ये चीज बताना चाह रहा था, अगर x बराबर ये आ जाए तो आप यह ना बोले, जैसे कि मैंने अभी बोला, तो मैंने वो बोला जान के मैंने गलती की। अब इस चीज को आप मानो कि ना मानो, मैंने जान के ये चीज गलती किया। आपको ये समझ में आया कि वेक्टर का कंपोनेंट x नहीं है, इस वेक्टर का कंपोनेंट एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर तो एक रियल नंबर ही है। ये भी वेक्टर क्या है, एक रियल स्पेस में ही डिफाइंड वेक्टर है। कोई परेशानी नहीं। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ तक हम लोग क्या क्या सीख लिए। वहां पे आप गौर करिएगा कि देखिएगा एलिमेंट में क्या है, एलिमेंट जो है वो टोटल टर्म एक एलिमेंट कहा जाता है। इन्हें जो उसके अंदर का बात ले लीजिए और ऊपर का छोड़ दीजिए तब हो जाएगा गलत। देखिए ना आ गया कॉम्प्लेक्स, लेकिन है थोड़ी कॉम्प्लेक्स। बताइए वेक्टर इन एन हो गया, कॉलम वेक्टर हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अब बेसिकली जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वेक्टर एडिशन और वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन। ये तो आप बचपन से जान रहे हो, अभी ही हम अपना कंफ्यूजन आपसे डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, वेक्टर का एडिशन और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए, आपको पता है कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन 3 प्रकार से हो सकता है। या तो डायरेक्ट कोई के रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, कॉम्प्लेक्स भी होता है, अभी रियल नंबर लेके चल रहे हैं। या तो डॉट प्रोडक्ट कर दे, या तो इसको भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसको भी बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, या तो क्रॉस कर दे। तो 3 तरीके से हम लोग बेसिकली अभी देख रहे हैं के को, मतलब रियल नंबर को, और डॉट प्रोडक्ट के लिए एडिशन। आपको पता है कि एक वेक्टर को जोड़ने का तरीका क्या आपको पता है, पैरेललोग्राम लॉ और एडिशन लॉ सब लॉ। यहाँ लेकिन हम लोग वेक्टर से नंबर पढ़ रहे हैं ना, तो नंबर के फॉर्म में देखेंगे। तो मान लेते हैं कि आपके पास एक वी वेक्टर है जो कि है x1। देखिए हम लिख रहे हैं डायरेक्ट नंबर के फॉर्म में, आपको पता चल जाना चाहिए हम क्या लिख रहे हैं। एन डायमेंशन में उसी तरह आपके पास एक यू वेक्टर है, मान लेते हैं क्या, A1 A2 डॉट डॉट एन में। अगर कोई आपसे पूछे कि वी वेक्टर प्लस यू वेक्टर का कैसा सेट बनेगा, आप खट से बोलिएगा। आपको पता है ना कि दो वेक्टर को ऐड करने का मतलब होता है उसके कोरोस्पोंडिंग कंपोनेंट्स को ऐड करना। ये चीज आप शॉर्ट में देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास एक वेक्टर है x1 आई कैप प्लस x2 जे कैप, और एक दूसरा वेक्टर है y1 आई कैप प्लस y2 जे कैप। बताइए अगर हम लोग v वेक्टर प्लस u वेक्टर लिखेंगे कैसे लिखेंगे, x1 आई कैप प्लस x2 जे कैप प्लस y1 आई कैप प्लस y2 जे कैप। अब देखिए आई कैप एक साथ, जे कैप एक साथ। बताइए क्या होगा, x1 प्लस x2 आई कैप प्लस सॉरी x1 प्लस y1 और x2 प्लस y2 जे कैप।
अब इसी को अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा तो वी वेक्टर प्लस यू वेक्टर को कैसे ऐसे नहीं लिखा सकते क्या, x1 प्लस y1 और और x2 प्लस y2। बात आपके खोपड़िया में घुस रही होगी। अब अगर इसको लिखा कैसे हो जाएगा एलिमेंट इसका, x1 प्लस a1 x2 प्लस a2 डॉट 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 एक्स एन प्लस ए एन। तो जब कभी भी दो वेक्टर को आपको ऐड करना हो तो उसके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा, आपको ऐड करना होगा। और आपको पता है कि वेक्टर में सब्ट्रैक्शन होता ही नहीं। अगर कोई लिखा है ऐसा, इसका साफ साफ मतलब है वी वेक्टर प्लस माइनस ऑफ यू वेक्टर। तो माइनस ऑफ यू वेक्टर यानी कि उसकी डायरेक्शन को क्या करिए आप, उसके डायरेक्शन को पलट दीजिए, उसके डायरेक्शन क्या करिए आप, पलट दीजिए। अब डायरेक्शन पलटने का क्या मतलब होता है, माइनस यू वेक्टर यानी कि उसका कंपोनेंट में माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका कंपोनेंट कैसा बन जाएगा, ऐसा कंपोनेंट बन जाएगा x1 माइनस a1 x2 माइनस a2 डॉट 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 xn माइनस an। वो आपको बात समझ में आ रही होगी। 11th में जिसने पढ़ा है उसे हर चीज समझ में आसानी से आ जाएगा। तो कोई परेशानी या कठिनाई नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत। ये हो गया बेसिकली क्या, ये हो गया बेसिकली एडिशन। ये हो गया बेसिकली आपका क्या, एडिशन। अब ध्यान में क्या रखना है ये मेरे को बताइए, अब जो हम अपना कंफ्यूजन आपसे डिस्कस कर रहे हैं। चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपके पास एक वी वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, एक वेक्टर ये है। और दूसरा यू वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब मैंने आपसे पूछा मेरे को बताओ वी वेक्टर प्लस यू वेक्टर। अब मेरे को बताओ वी वेक्टर प्लस यू वेक्टर, ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे, आप लिखोगे 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब देखो आप क्या करोगे, 2 के साथ 1 जोड़ोगे आई कैप, 3 के साथ क्या जोड़ोगे 1 जोड़ोगे जे कैप। बताओ के में क्या जोड़ोगे, आप बोलोगे ना सर 0 प्लस 1, यहाँ सर लिख सकते हैं हम लोग क्या, यहाँ लिख सकते हैं प्लस 0 के कैप। तो कितना हो गया 0 प्लस 1 कितना, के कैप, के कैप हुआ ना, के कैप हुआ ना। अब बताओ कितना हो गया, ये 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस के कैप। अब मेरे को ये बताओ इसमें कितना कंपोनेंट, दो। और इसमें कितना कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट। रिजल्ट में कितना कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट। कितना कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट। ये चीज हम लोग आसानी से कर देते हैं ना। लेकिन 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 जो आप नंबर में रिप्रेजेंटेशन करते हो उसमें इसमें भी n कंपोनेंट, इसमें भी n कंपोनेंट और रिजल्ट में भी आएगा n ही कंपोनेंट। मतलब ऐसा कहा जाता है, ऐसा रूल है कि टू वेक्टर्स कैन only be added, only be added if they have same number of components। कहने का क्या मतलब हुआ, एक वी वेक्टर है जिसके पास 1 2 3 कंपोनेंट है और एक दूसरा वेक्टर है जिसके पास है 1 और 2 कंपोनेंट। तो आप v प्लस यू डिफाइन नहीं कर सकते हो, v प्लस यू डिफाइन नहीं कर सकते हो। पर हम लोग यहाँ क्या करते थे, हम लोग बोलते थे कि यू ऐसा ना हो कि 1 और 2 और 0 ले ली। तो बताओ अगर 0 ले लोगे तो इसमें भी तो 0 ले सकते हो, 0 लेने से क्या होगा, अगर हम इसको भी 0 लिख देंगे 1 2 3 ऐसा भी कर सकते हैं ना, 0 तो कहीं भी कुछ लिया जा सकता है। तो बताइए कि 0 लाने से क्या हुआ, ये हो गया डायमेंशन को बढ़ाना। क्या डायमेंशन यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ डायमेंशन क्या ज्यादा है, ये वो ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करना। तो नंबर के फॉर्म में आप देख रहे हो कि आप इस दोनों को जोड़ नहीं सकते हो क्योंकि नंबर ऑफ कंपोनेंट सेम नहीं है, मतलब नंबर ऑफ डायमेंशन सेम नहीं है। नंबर ऑफ डायमेंशन सेम नहीं है तो ऐड नहीं कर सकते हो। पर आप फिजिक्स में तो ऐसा करते हो, करते हो या ना करते हो। इस दोनों वेक्टर को अगर आपको कभी भी ऐड करना होता है तो इस दोनों को वेक्टर को ऐड करके आपको रिजल्ट क्या मिलता है, यही ना मिलता है। इस दोनों वेक्टर को ऐड करके आपको रिजल्ट क्या मिलता है, यही वेक्टर मिलता है ना। बात समझ में आ रही है या क्या रही है।
समझ रहे हो ना बात को? देखो यही कंफ्यूजन, इसमें बोल रहा है कि इसको ऐड नहीं कर सकते और यहाँ पे आप ऐड करके करते हो और इसका कंपोनेंट कितना निकाल के लाते हो, 3 अब 4 अब 1। देखिए 3 कंपोनेंट ले आया ना आपने, जबकि एक में 2 था एक में 3 था। ये कंफ्यूजन अभी तक हमको है कि ये बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, इसके अंदर क्या बात है। ये सब ये बुक में आपको नहीं मिलेगा, बुक में बेसिकली बोलेगा 3 है तो सब जगह 3 ही बोलेगा, बात समझ रहे हैं ना। लेकिन जब मैं सोच रहा था तो मैंने बोला फिजिक्स में तो मैं ऐसा कर देता हूँ, अगर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करे तो ऐसा किया जा सकता, पर इसमें क्यों नहीं ऐसा था। तो ये चीज आप थोड़ा सा अपने दोस्तों से डिस्कस करेगा, अपने किसी भी टीचर से डिस्कस करेगा। अगर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन गैदर होता है तो प्लीज और प्लीज कॉमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे भी हेल्प मिले और मैं भी इस पे सोच रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। अब चलिए आगे देखते हैं, अगर आप हेल्प कर देते हैं तो। नहीं भी करते हैं, अगर आपको खुद पता चल जाता है बहुत अच्छी बात है। तो आपका सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट और मेरा भी सीखना इंपॉर्टेंट है, तब ना सिखा पाऊँ। चलिए, तो ये सब बेसिकली क्या था, आर पे पावर एन में डिफाइन था। अब हम लोग देख रहे हैं बेसिकली मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन में आप जान रहे हो कि मैंने क्या किया कि मैंने एक वेक्टर v लिया, जो कि क्या है, मान लेते हैं a1 a2। अब देखिए मैं सबको नंबर के फॉर्म में दिखा रहा हूँ, ए एन, ये सब एन डायमेंशन का वेक्टर। मैंने क्या किया, k टाइम्स v कर दिया, मतलब एक स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया। सब में क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी k आ जाएगा, k आ जाएगा क्या, a1 a2 a3। यहाँ पे मत समझना कि k का फंक्शन है, ऐसा नहीं है, डायरेक्ट ऐसे है k1 k2 कितना बच्चा बोलेगा सर k का फंक्शन हो गया, नहीं नहीं, k a3 मतलब हर एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ऑब्वियसली बात आप जानते हो। मान लेता है पास वेक्टर है 2i क्या है 3j क्या है, आपने लिखा 2b वेक्टर, क्या हो जाएगा 2i क्या है प्लस 3j क्या है, सिर्फ आप ऐसे लिख सकते हो 4i क्या है प्लस 6j क्या है, लिख सकते हो। तो ये आपका क्या है, ये बेसिकली स्केलर मल्टीप्लीकेशन है। और बताइए ये भी किस में है, एन डायमेंशन में, और ये भी किस में आया, एन डायमेंशन में आया। बात समझ। अब बताइए अगर आपका के पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा, v और v के v डैश वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन सेम, बस मैग्नीट्यूड अंतर होता है। और पर के अगर आपका नेगेटिव हुआ तो v एंड के v डैश वेक्टर से मान लेते हैं कि u नया वेक्टर u का क्या हो जाएगा, इस u वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ये तो स्केलर को डिपेंड करता है, प्लस से माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हो या निगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो। आई होप बात आपके फोकलैये में घुस रही होगी। कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं। ये बेसिकली था आपका स्केलर मल्टीप्लीकेशन, जो कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस यू हो जाएगा, इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब बेसिकली हम लोग एक चीज देखते हैं, इसको जो यूज होगा आपको, अभी आपको उतना भले समझ में आए कि ना आए, लेकिन आपको आगे यूज होगा। मान लेते हैं कि हमें दिया हुआ है, सपोज सपोज करिए एक वेक्टर ही क्यों ले, सपोज कर ले मेरे पास एक वेक्टर है u v1 v2 v3 से लेके vn वेक्टर है, vn वेक्टर एकदम। और किसमें ये सब कहाँ डिफाइन है, Rn में है, मतलब रियल नंबर और n डायमेंशन, और स्केलर भी है आपके पास। ये k क्या है, ये k इसको बोलते हैं यार स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब ये सब बात आपको पता है, स्केलर आपके पास k1 k2 k3 डॉट 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 kn, ये भी आर में डिफाइन है, मतलब सब रियल नंबर में डिफाइन है। अब देखिए ये k1, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं पता है, ये k1 correspondingly है v1 का स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और ये v2 के साथ कर सकते हैं, ये हम लोग v3 के साथ कर सकते हैं, और ये हम लोग बेसिकली vn के साथ कर सकते हैं। तो इस सब को हम लोग एक कॉम्बिनेशन, जिसको लीनियर कॉम्बिनेशन बोला जाता है, जो मान लेते हैं इस सब को अगर कंबाइन हम लोग करेंगे तो k1 v1 वेक्टर प्लस k2 v2 वेक्टर प्लस डॉट 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 kn vn वेक्टर, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ u वेक्टर इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ किसके, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 से लेके vn और स्केलर kn तक। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली है लीनियर
कॉम्बिनेशन, जो कि आपको अलजेब्रा में बहुत सुनने को मिलेगा आगे, टेंशन मत लीजिए। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स किसका है? v1 v2 डॉट 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 vn, इस सब का क्या है? एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। इस सब को हम लोग क्या किए कि स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए, तो ये सब क्या देगा? एक नया वेक्टर देगा, जो कि क्या है? ये सब वेक्टर का लीनियर, ये u वेक्टर क्या है? ये u वेक्टर है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 vn तक का। ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन को। ये सब स्केलर था और ये सब क्या था? आपका वेक्टर था। तो ये भी आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसी चीज को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो, एक चीज को हजार तरीके रिप्रेजेंट कर सकते हो। मेरे को एक सवाल बताओ, अगर मान लेते हैं कि आपके पास ऐसा कुछ है, 2 और 1 है, और यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 1 और 2, तो बताइए इसमें कितना एलिमेंट है? 1,2,1, तो बताइए सेट कितना बनेगा? 1,1 का बनेगा, 2 और 2 तो 4 हो जाएगा ना एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है ना। बताओ, इसको भी तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या? v1 v2 v3 डॉट 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 vn और 1 k2 डॉट 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 kn। ये भी तो रिजल्ट में आपका क्या देगा? v1 k1 प्लस v2 k2 डॉट 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 vn, यही चीज तो देगा। यही चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपना अपना मन है, इसकी जैसी सोच तो वैसे आप आराम से कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। बात समझ में आ रही होगी ना आपको? ठीक बात। चलिए एक दो एग्जांपल करते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास जीरो वेक्टर, बताइए जीरो वेक्टर किससे लिखेंगे? जीरो, देखिए मैं बोल रहा हूँ ना कि एडिशन में एलिमेंट में क्या किया जाता है, यहाँ पे बोल दिया इन एन आर एन, मतलब एन डायमेंशन, एनओ सब्सक्रिप्ट है इसके, मतलब सॉरी एनओ कंपोनेंट है इसके पास। और आपके पास एक दूसरा वेक्टर यू है, इसको ऐसे हम लोग दिखा रहे हैं, वैसे बुक में वैसे नहीं दिखाया जाता है, a2 डॉट 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 एन। अब आपको अगर बोलेगा जीरो, अरे यार, जीरो वेक्टर प्लस यू वेक्टर, तो आप डिफाइन कर सकते हो a1 प्लस जीरो डॉट 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 an प्लस जीरो। तो ये बेसिकली हो जाएगा a1 a2 डॉट 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 an। ये हो जाएगा इसका कंपोनेंट, जो कि खुद में कितना में है? n डायमेंशन में है। तो इस बात को आप ध्यान में रख के चले, जो कि खुद बराबर किसके है? u वेक्टर के। इससे क्या पता चला? इसी वेक्टर में जीरो वेक्टर जोड़ने से वो वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई दिक्कत क्या? अब दूसरा चीज हम लोग इसी वेक्टर को कैसे, जैसे कि मान लेते हैं, हम आपको एक सवाल दे दिए कि मान लेते हैं v वेक्टर आपके पास है 2 4 और u वेक्टर है आपके पास 1 2 3। अब हम आपको बोले कि यार देखो, एरो समझ लिया तो बाई चांस हमसे भूल भी हो जाए तो समझ लिया, आप इसको क्या कर सकते हो? ऐसा भी कर सकते हो, करस्पॉन्डिंग को जोड़ दो ना, 3 5 और 7। इसको एक तरीके से और किया जा सकता है कि v एक मैट्रिक्स है किसका? 2 3 4 ले लो, और u को भी एक मैट्रिक्स ले लो, क्या? 1 2 3 ले लो। अब इसको मैट्रिक्स एडिशन नहीं जानते हो क्या? मैट्रिक्स एडिशन के लिए क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए, देखिए 3 into 1, ये भी क्या है? 3:1। अब ऐसा मत कर देना कि v ले लेना क्या? 2 3 4 और u ले लेना 1 2 3। हाँ, तो हो जाएगा काम, ये मल्टीप्ली ऐड नहीं होगा। एक बार जो चूज कर लिए वही, तो बताइए इसको भी ऐड करिएगा तो क्या आएगा? 3 5 और 7 ही आएगा। कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत नहीं सर जी, आराम से हम लोग ये कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए, बेसिकली इससे रिलेटेड कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होता है जो आपको ध्यान एडिशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज होता है, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फिर से एक बार पढ़ लो ताकि कल को यूज हो। और देखिए, मान लेते हैं कि आपके पास 3 वेक्टर है। सपोज सपोज वी हैव 3 वेक्टर्स। 3 वेक्टर आपके पास कौन कौन सा है? u है, v है और w है। अरे यार, एरो समझ लो। 3 वेक्टर्स है जो कि किसमें डिफाइन है? Rn में। और कोई स्केलर है आपके पास, मान लेते हैं स्केलर है k और कुछ k डैश, दो स्केलर है जो कि रियल नंबर है। अरे भाई, स्केलर कौन सी स्पेस? स्केलर का कोई स्पेस थोड़ी होता है, स्केलर तो ये नंबर होता है, नंबर का कोई डायमेंशन थोड़ी होता है। डायमेंशन, डायमेंशन यहाँ लेंथ में तो मत समझ, लेंथ भी एक एक्स के अलॉन्ग या एक एक्सिस के अलॉन्ग होता है, तो वो डायमेंशन मैं नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली एक नंबर होता है जो कि रियल नंबर, वो थोड़ी स्पेस में कहीं डिफाइन होगा।
ठीक ना। प्रयास करें, देखिए अगर आप u प्लस v करते हैं, देखो अब मैं एरो नहीं लगा रहा हूँ, अब प्लस w करते हो तो देखो लॉ ऑफ एडिशन जानते हो ना यार, एसोसिएटिव लॉ यार, एसोसिएटिव लॉ। ये क्या है आपका, ये है एसोसिएटिव लॉ। इस सबको आप वेरीफाई करते रहना, एग्जाम्पल ले लेके वेरीफाई कर लेना, सब हो जाएगा वेरीफाई। u प्लस जीरो वेक्टर करोगे वापस u वेक्टर ही मिल जाएगा। तीसरी बात अगर मैं करूं तो u प्लस माइनस u वेक्टर करोगे तो वापस जीरो वेक्टर मिल जाएगा। ये सब वेक्टर है, सब वेक्टर है, इसलिए दिमाग मत लगाना। u प्लस v वेक्टर लिखो या फिर v प्लस u वेक्टर लिखो, कॉम्यूटेटिव लॉ होता है ये, कम्यूट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए के यू प्लस वी वेक्टर लिखिए या के यू प्लस के वी वेक्टर लिखिए, दोनों बात क्या होगा, सेम। आप सबको वेरीफाई कर सकते हो, आपको बधाई, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यू वेक्टर लिखो या के यू प्लस के डैश यू वेक्टर लिखो, ठीक है। अब देखो या तो के डैश मान लो मल्टीप्लाई में यू वेक्टर है ऐसा लिखो, या फिर के अंदर डाल दो के यू डैश ऐसा लिखो, या फिर के डैश के यू लिखो, सब बराबर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। अब वन को अगर यू वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस आपको यू वेक्टर ही मिलेगा। तो ये सब बेसिकली कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सब प्रॉपर्टी आप बचपन से जान रहे हो, कोई परेशानी होने वाली नहीं है। पर हाँ, सवालों के बीच में इन सब देखो मेन मेन प्रॉपर्टी वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका बहुत यूज होता है, इसका यूज होगा बहुत ज्यादा, और इसका, ये तीन प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखो, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ये तीन में खास करके ये वाला, ये तो खतरनाक ही यूज होता है। ऑर्डर मतलब ऑर्डर को चेंज करते रहता है, और मतलब सवालों को प्रूव करना पड़ता है, जो कि आपने मैट्रिक्स में किया होगा क्लास 12 में प्रूव, ए इनवर्स इंटू बी को आई प्रूव करना या बी आई, उस सब में आपने प्रूव किया होगा। तो ये बेसिकली एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन कहा जाता है। इसका क्या है, ये सब बेसिकली क्या है आपका प्रॉपर्टीज है, क्या है प्रॉपर्टीज है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कहाँ तक हम लोग अपने रास्ते को पूरा कर चुके हैं। हम लोगों ने वेक्टर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया है, अब हम लोग का बचा है डॉट प्रोडक्ट, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और सबको हम लोग किस में पढ़ रहे हैं, लीनियर अलजेब्रा के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, यानी कि नंबर्स के फॉर्म में आपका सीखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्या है बताओ तो, इसमें कमेंट में बताना ये क्या है। चलिए बाबा, अब देखिए अब हम लोग देखने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट, इसको इनर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, टेंसर में भी पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, बी हैप्पी। चलिए डॉट प्रोडक्ट, अब देखिए ये तो बहुत आप बचपन से जान रहे हो, कि मान लेते हैं कि आपके पास दो वेक्टर है, मान लेते हैं कि आपके पास, अरे तेरी एसिडोल पी ऐसे ही नहीं होगा, सपोज कर लेते हैं आपके पास एक वी वेक्टर है और एक यू वेक्टर है। अब वी वेक्टर कैसे डिफाइन है, तो वी वेक्टर है, आपको मान लेते हैं A1 A2, देखिए अब सबको हम लोग नंबर के फॉर्म में लिख रहे हैं, एन तक है, ये सब किस में है, आर एन, अभी सब रियल नंबर चल रहा है बाबू। यू वेक्टर है, मान लेते हैं B1 B2 डॉट 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 Pn है, कोई दिक्कत क्या। अगर आपसे कोई पूछे वी वेक्टर डॉट यू वेक्टर, आप बचपन से जान रहे हो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस डॉट 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 AN BN। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, अरे भाई समेसन AI BI, आई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तेरी वाला इतना दिमाग आगे भागते रहता है। अब बताइए ये क्या है, जो जो मेरा टेंसर का वीडियो देखे होंगे, ये क्या है आपका, ये है डमी इंडेक्स। बताइए आइंस्टाइन समेशन के रूल से डायरेक्ट इसको कैसे लिख सकते हैं, AI अब BI। जब कभी भी नहीं बताया जाता आई कहाँ से कहाँ तक है, तो ये अंडरस्टूड होता है कि आई कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेके n तक होगा। तो बताइए ये दो वेक्टर का क्या है, प्रोडक्ट है, ये दो वेक्टर का क्या है, बेसिकली डॉट प्रोडक्ट है। बात समझ में आ रही है ना? ये दो वेक्टर का बेसिकली क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, कोई कठिनाई क्या, ये बेसिकली क्या है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। अब देखिए आप जानते होंगे कि मान लेते हैं कि क्या करें क्या करें क्या करें, हाँ
अब देखिए, आपको पता है कि दो वेक्टर है, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर अगर दो वेक्टर आपके पास, एक वी वेक्टर है और एक यू वेक्टर है, अगर इस दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ गया, यानी क्या होगा, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, बोथ आर परपेंडिकुलर। बताइए ये क्या, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर्स। एक वेक्टर या तो ऐसे होगा u और दूसरा वेक्टर इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा v। दो वेक्टर है, दोनों एक दूसरे के cos 90 क्या हो जाएगा, आपको पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है किसी भी वेक्टर का, वो किस तरह ओपन होता है, v का मैग्नीट्यूड। ये सब हम लोग देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। u का मैग्नीट्यूड आप जान भी रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। v का मैग्नीट्यूड, u का मैग्नीट्यूड cos थीटा, तो थीटा यहाँ 90 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब बताइए, मैंने आपको क्रॉनिकल डेल्टा पढ़ाया था, बताइए क्रॉनिकल डेल्टा जो आप पढ़े थे, आप पहले एक चीज बताइए कि आई कैप और डॉट आई कैप क्या होता है, वन। जे कैप डॉट जे कैप क्या होता है, वन। और के कैप डॉट के कैप क्या होता है, वन। बताइए आई कैप और डॉट जे कैप क्या होता है, जीरो। जे कैप और डॉट के कैप क्या होता है, जीरो। और आई कैप और डॉट के कैप क्या होता है, जीरो। तो जब दोनों सेम है तो ये क्या हो गया, ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों सबस्क्रिप्ट सेम है। तो जब डेल्टा आई आई आएगा तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, वन होगा। और जब डेल्टा आई जे आता है उसका वैल्यू क्या होता है, सेम। ये जो डेल्टा है इसको बोला जाता है क्रॉनिकल डेल्टा। देखिए हम लोगों ने कैसे क्रॉनिकल डेल्टा को यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस कर दिया। जो मेरा टेंशन एनालिसिस का वीडियो देख रहे होंगे उन्हें पता है मैं किस चीज के बारे में बोल रहा हूँ। इस चीज को भी आप लिख सकते हो क्या, डेल्टा, इस चीज को भी आप लिख सकते हो। ये बेसिकली रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों का अगर सबस्क्रिप्ट सेम, जैसे मान लो कि दो का प्रोडक्ट आपको जीरो आ गया, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कि ये दोनों क्या होगा, बराबर नहीं होगा। आई जे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा बात ये कह रहा है। क्योंकि दो का प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है तो क्रॉनिकल डेल्टा डिफाइन कैसे देखिए बताते हैं, आई जे। और इसका दो आंसर हो सकता है, या तो जीरो जब आई जब जे के बराबर नहीं हो, और यहाँ पे आई जे के बराबर नहीं है। बताइए आई जे के बराबर नहीं है तो जीरो, और अगर जीरो है तो आई जे के बराबर नहीं होगा। कॉरस्पॉन्डिंग भी तो कर, उल्टा भी तो कर सकते हैं। और आई जब जे के बराबर, जैसे कि आई आई के बराबर, आई आई के बराबर, मतलब जे के दोनों सबस्क्रिप्ट सेम है, तो ये बेसिकली यहाँ पे आई आई और यहाँ पे आई जे है। तो क्रॉनिकल डेल्टा के फॉर्म्स में भी वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को आप आसानी से दिखा सकते हो, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। समझ रहे हो ना। अब एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं, छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल। अब देखिए मान लेते हैं आपके पास u एक वेक्टर है, 1 2 का, 3 का, 4। और मान लेते हैं आपके पास एक v वेक्टर है, 6 k और -8 2। बोला है कि बोथ आर ऑर्थोगोनल, फाइंड ए। बोला है कि दोनों ऑर्थोगोनल, तो बताइए दोनों ऑर्थोगोनल है तो हमको पता है u डॉट v क्या होगा, या v डॉट u डॉट v करेगा, दोनों सेम होगा, अभी हम लोग देखेंगे। जीरो आएगा तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या, 6 + 2k -24 प्लस 16 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब यहाँ से सॉल्व करिएगा k का वैल्यू आ जाएगा आपको 5। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, k का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, बेसिकली 5 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो ये किसके लिए था, ये बेसिकली हम लोग आरएन में पढ़ रहे हैं और आरएन में हर चीज देख रहे हैं। अब हम लोग यहीं पे देख लेते हैं प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टीज क्या होता है इसका, समझिए बात को। पहला जो प्रॉपर्टी है वो है कि अगर आप दो वेक्टर को ऐड करके तीसरे के साथ डॉट करते हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरा चीज कि आप एक वेक्टर को दूसरे के साथ डॉट करो या फिर इसको ऐसे लिखो, ये बात सेम है। तो इस चीज को ऐसे भी तब लिख सकते हो ना, डब्लू डॉट यू प्लस डब्लू डॉट वी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डब्लू डॉट यू प्लस वी। दो सब सही है, क्योंकि ये चीज सही है तो अगर ये चीज भी सही होगा। तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो ये प्रॉपर्टी है कि के यू डॉट वी करो या फिर यू डॉट के भी करो, के भी करो, ये रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। बात समझ में आ रही है, ये रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा।
तो बताइए, अगर ऐसा बात सही है तो यहाँ भी तो हम ये चीज कर सकते हैं ना। अगर हम लोग ऐसा करें, चौथा प्रॉपर्टी में ही बता दे रहा हूँ मैं, अगर ऐसा आपके पास है, क्या चीज है कि अगर आप ऐसा लिख सकते हो तो बिल्कुल, अगर आप ऐसा लिख सकते हो के यू और डॉट वी, और इसी को लिख सकते हैं यू डॉट के वी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो के यू डॉट वी, ऐसा भी लिख सकते हो। समझ रहे हो ना। जैसे कि देखो ना यहाँ पे कि कैसे हम लोगों ने पुट किया, हम लोगों ने यहाँ पुट कर दिया, यहाँ 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 यहाँ, ध्यान दे। इसको आप ऐसे अलग कर सकते हो। अब बताओ, यू डॉट वी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो वी डॉट यू, इतना चीज आप बेसिकली कर सकते हो। तो हम लोग के को बाहर ला सकते हैं, फ्रॉम द सेकेंड पोजीशन से भी बाहर ला सकते हैं और फर्स्ट पोजीशन से भी बाहर, आराम से दोनों पोजीशन से हम लोग बाहर ला सकते हैं। ये हम लोग बेसिकली देखिए, जो आप इसको देखे हैं यू डॉट वी वाला प्रॉपर्टी जो देखे हैं, यू डॉट वी इक्वल्स टू क्या होता है, सॉरी यू डॉट डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होता है, डब्ल्यू डॉट यू होगा यहाँ पे, डब्ल्यू डॉट यू होगा, डब्ल्यू डॉट यू। तो यू डॉट डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू डॉट यू होगा। अब पता है इसके बराबर ये है, तो इसको तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग कि वी डॉट के यू, वी डॉट के यू, और इसी चीज को हम लोग क्या किए, वी डॉट के यू भी लिख सकते हैं, और इसी चीज को हम लोग के को क्या किए। अब बताइए, यहाँ पे वी डॉट के यू है, और के को फिर ऐसा भी तो कर सकते हैं के वी डॉट यू, के वी डॉट यू भी कर सकते हैं। बताइए के वी डॉट यू, और यहाँ से हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, के को बाहर भी कर सकते हैं, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसका करके हम लोग डायरेक्ट इधर भी पुट कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली नहीं बात नहीं है। मतलब डायरेक्ट हम लोग जो है के को बाहर आराम से आउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या किया हम लोग, के ऑर्डर को बदल सकते हैं ना, के को यू के साथ किए, आप करके देखना रिजल्ट सेम आएगा, के को यू के साथ किए तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, के को वी के साथ कर सकते हैं। अब जब हमको पता है कि यू डॉट वी और वी डॉट यू दोनों सेम होता है, तो के को हम डायरेक्टली बाहर करके वी डॉट यू कर दिया, यू डॉट वी कर दिए, तो दोनों बात क्या निकलेगा, सेम ही निकलेगा। आप एग्जाम्पल लेके इस चीज को आराम से कर सकते हो। और ये सब हर चीज कहाँ हो रहा है, ये जो जितना भी चीज आप देख रहे हो ये सब हो रहा है आरएन में, और इसी आरएन को बोला जाता है यूक्लिडियन स्पेस, यूक्लिडियन स्पेस बोला जाता है। जहाँ पे आप डॉट प्रोडक्ट देखे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखे और वेक्टर एडिशन देखे, ये सब कहाँ हो रहा है, ये सब एन स्पेस में हो रहा है, और उस एन स्पेस यानी कि यूक्लिडियन स्पेस में हो रहा है, एन डायमेंशन में हो रहा है। ये सब जनरली हर जगह सही है, एन डायमेंशन के लिए सही है, डोंट वरी बी हैप्पी। तो ये आपका कुछ कुछ प्रॉपर्टीज था जो आपको ध्यान रखना है। तो हमारा आज का बेसिकली टॉपिक क्लियर हो चुका है। आप इस कंफ्यूजन पे गौर करिएगा, अगर आपको जवाब मिले तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो बेसिकली हमारा आज का लेक्चर है, हमने डॉट प्रोडक्ट तक अपना काम कर लिया है। कल हम लोग देखेंगे आगे एग्जाम्पल, देखेंगे थ्योरी आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।